जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है शेखर श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पाई पॉलिटिकल में। यूपीडब्ल्यूएससी पेट 2022 की वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिन भी लोगों ने पेट के फॉर्म भर दिए हैं या फिर वे किसी और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं राजपूत वंश की। राजपूत वंश में बहुत सारे वंश शामिल थे, जिनमें गुर्जर, प्रतिहार, गहड़वाल, चौहान, परमार, चंदेल, चालुक्य, पाल और चेदी वंश आते हैं। इन सभी के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं उन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले बात आती है राजपूत क्या कौन थे, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो बेसिकली हर्षवर्धन के बाद भारत में कोई भी ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं होता है जिसने पूरे भारत पर एक साथ राज किया हो, एक छत्र राज किया हो। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। जिन भी लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है उसको एक बार जा कर के ज़रूर से देख लीजिएगा। बेसिकली एक राजा नहीं था, बट अनेक छोटे बड़े राज्य उस समय थे जो कि आपस में लड़ते रहते थे, और इन राज्यों में रहने वाले जो राजा होते थे उन्हीं को राजपूत कहा जाता था। तो जो राजपूत है वो बेसिकली राजपुत्र, संस्कृत के राजपुत्र शब्द से निकला था। राजपुत्र बिगड़ के राजपूत हो जाता है। ठीक है, और बेसिकली 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक के युग को हम लोग राजपूत युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो इसके संबंध में इतिहास में बहुत सारे मत प्रचलित हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा सोर्स है इस जानकारी का वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई ने लिखा था, और इस ग्रंथ से हमको पता चलता है कि परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संपूर्ण विनाश के बाद, परशुराम ने क्षत्रियों के संपूर्ण विनाश कर दिया था, पृथ्वी क्षत्रिय विहीन हो चुकी थी। इसके बाद ब्राह्मणों ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया, और इस यज्ञ की अग्नि से 4 वंशों की उत्पत्ति होती है, जिनमें महत्वपूर्ण होते हैं चौहान, परमार, गुर्जर, प्रतिहार और सोलंकी। ठीक है, और इस कहानी के बारे में हमको पृथ्वीराज रासो के अलावा नव साहसांग चरित, हम्मीर रासो, वंश भास्कर और शिशाड़ा अभिलेख से भी पता चलता है। ठीक है, राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई सबको क्लियर होगा, आई होप। अब इसके बाद बात करते हैं जो भी हमारे महत्वपूर्ण वंश हुए हैं उनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात आती है चौहान राजवंश की। इसका संस्थापक होता है आपका वासुदेव, जिसने अपनी राजधानी को अजमेर के निकट शाकंभरी में स्थापित किया था। ठीक है, तो चौहान राजवंश का संस्थापक कौन होता है? वासुदेव होता है, और उसकी राजधानी होती है शाकंभरी। फिर इस राजवंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है आपका पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय 1178 में चौहान वंश का शासक बनता है, और उसके शासनकाल में तराइन का युद्ध होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये बिल्कुल से याद होना चाहिए कि तराइन का युद्ध कब कब और किसके बीच लड़ा गया था। तो तराइन का युद्ध बेसिकली पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा जाता है। तो जब पहला युद्ध होता है तराइन का, वो 1191 में होता है, और इस युद्ध को पृथ्वीराज जीत जाता है। बट इसके बाद मोहम्मद गौरी वापस से आता है, और तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1193 में, और इस युद्ध को मोहम्मद गौरी ने जीत लिया, और मुस्लिम जो आपका सल्तनत काल है उसकी शुरुआत करता है। ठीक है, तो अब आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है कि तराई का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, और ये युद्ध किसने जीता था। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर चौहान राजवंश के बाद जो हमारा अगला महत्वपूर्ण राजवंश आता है वो होता है आपका गुर्जर प्रतिहार राजवंश। आप लोग मैप में देख सकते हो, ये जो आपका ग्रीन पार्ट है वो आपका गुर्जर प्रतिहार राजवंश होता है। ठीक है, प्राचीन काल में राजस्थान और गुजरात के भूभाग को गुर्जर कहा जाता था। ठीक है, तो प्रतिहार राजवंश जो कि गुर्जर इलाके में स्थित था, इसीलिए उसको गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाना गया। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम इस राजवंश का पहला राजा होता है, इसका संस्थापक होता है। नागभट्ट प्रथम ने सिंध के अरब शासकों से पश्चिमी भारत, वेस्टर्न इंडिया की रक्षा की थी, और इस वजह से
ग्वालियर प्रशस्ति में उसे मलेच्छो मतलब कि सिंध के अरब शासकों का नाशक कहा गया है। ठीक है, तो मलेच्छों का नाशक या सिंध के अरब शासकों का नाशक किसे कहा गया है? नागभट्ट प्रथम को कहा गया है। और ये जानकारी मिलती है हमें ग्वालियर प्रशस्ति से। तो इतनी जानकारियाँ आपको बिल्कुल से याद होनी चाहिए। 1 से 2 बार चीज़ों को रिपीट करेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, मेमोराइज हो जाएंगी। फिर बात करते हैं इस वंश के दूसरे महत्वपूर्ण शासक की, वत्सराज की। वत्सराज के समय में कन्नौज का संघर्ष होता है। ठीक है, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिकोणी संघर्ष होता है जिसमें 3 पक्ष आते हैं। पश्चिमी और उत्तर से गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य जिसका नेतृत्व वत्सराज कर रहा था। फिर पूर्व से बंगाल के पाल साम्राज्य के शासक आते हैं और फिर दक्षिण से जो आपका राष्ट्रकूट साम्राज्य है उन्होंने हमला किया था। तो इन तीनों के बीच में संघर्ष होता है, त्रिकोणी संघर्ष होता है और इसमें प्रतिहार साम्राज्य ने विजय हासिल की थी, मतलब कि वत्सराज ने विजय हासिल की थी। और इस वजह से जो प्रतिहार राजवंश है उसका साम्राज्य और भी विस्तृत हो जाता है। लेकिन 800 ईस्वी में वत्सराज को ध्रुवधार वर्षा ने पराजित कर दिया और कन्नौज पर वापस से उसने अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो वत्सराज के बारे में आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि त्रिकोणी संघर्ष किसके समय में हुआ था और वो शासक किस वंश का था। ठीक है, फिर इस वंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक होता है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर वापस से अधिकार कर लिया और उसको अपनी राजधानी बना लिया। उसने गुजरात में सोमनाथ के महान शिव मंदिर को दोबारा से बनवाया। सोमनाथ के मंदिर को सिंध से आए अरब हमलावरों ने नष्ट कर दिया था। तो सोमनाथ के मंदिर को पुनर्निर्माण किसने कराया? नागभट्ट द्वितीय ने कराया। फिर इस राजवंश का जो अगला महत्वपूर्ण शासक है वो होता है महेंद्रपाल प्रथम। इसने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा प्राप्त किया और इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की बात की जाए तो ये थी कर्पूर मंजरी, विद्विशाल मंजिका, बाल रामायण, हर विलास, काव्य मीमांसा, बाल भारत और भुवन कोश। तो कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और हर विलास ये 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार इन सभी को आप एक बार रिपीट कर लोगे तो क्वेश्चन में जब भी आपके सामने ऑप्शंस आएंगे तो आपके माइंड में तुरंत चीज़ें क्लिक हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, फिर इस वंश का महत्वपूर्ण शासक होता है महीपाल। महीपाल के शासनकाल में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो जाता है और इसके बाद जितने भी शासक आते हैं वे सभी बहुत ही कमज़ोर शासक होते हैं। इस वजह से इस वंश का पतन हो जाता है। तो प्रतिहार राजवंश के पतन के बाद जो आपका अगला वंश आता है वो आता है गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश प्रतिहार के ध्वंसावशेषों पर ही उसका उदय होता है और इसकी स्थापना चंद्रदेव ने की थी। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। कन्नौज किस स्टेट में है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। फिर इसके बाद बात आती है इस वंश के महत्वपूर्ण शासक गोविंद की। ठीक है, गोविंद सबसे शक्तिशाली शासक था इस वंश का और इसने मुसलमानों को वार्षिक भुगतान के लिए तुरुष्क दंड नामक टैक्स लगाया, कर लगाया। तो तुरुष्क दंड टैक्स किसने लगाया था? गोविंद ने लगाया था। किस वंश का था? गढ़वाल वंश का था। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इस वंश के तीसरे महत्वपूर्ण शासक की तो वो रहता है जयचंद। जयचंद पृथ्वीराज का ससुर रहता है। पृथ्वीराज ने उसकी पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। इस वजह से क्रोधित जयचंद ने तारावती के युद्ध में पृथ्वीराज के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। ठीक है, तो गढ़वाल वंश के इन शासकों के बारे में आपको बिल्कुल से पता होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं मालवा के परमार वंश की। ठीक है, तो इस वंश की स्थापना करता है आपका उपेंद्र और इसने धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाया था। फिर इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है राजा भोज। कौन होता है? राजा भोज सिंधु राज का पुत्र होता है और परमार वंश का ये सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसके बारे में उदयपुर प्रशस्ति में कविराज के नाम से इसे संबोधित किया गया है क्योंकि ये एक बहुत ही महान राजा था। इसे कला प्रेमी और संगीत और विद्या का निपुण शासक कहा गया है। ठीक है, तो उदयपुर प्रशस्ति में कविराज किसे कहा गया है? राजा भोज को कहा गया है। और राजा भोज ने भोजपुर नामक एक नगर की स्थापना की थी और कहा जाता है कि इस नगर में बोले जाने वाली भाषा को ही
भोजपुरी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो राजा भोज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक हैं। ये किस वंश के थे? परमार वंश के थे। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। फिर मालवा के परमार वंश के बाद हम बात करते हैं गुजरात के चालुक्य वंश की। इसकी स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी और इसने अन्हिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। अन्हिलवाड़ आपका गुजरात में स्थित है। मूलराज प्रथम के बाद बारी आती है भीम प्रथम की। भीम प्रथम के शासनकाल में ही गुजरात पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? भीम प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ये बिल्कुल से आप लोग याद रखिएगा, एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। फिर इस वंश का महत्वपूर्ण शासक आता है आपका मूलराज द्वितीय। इसने 1178 में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, तो आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को 1178 में किसने हराया? मूलराज द्वितीय ने हराया था। ठीक है, फिर गुजरात के चालुक्य वंश के बाद जो हमारा अगला महत्वपूर्ण वंश होता है वो होता है आपके बुंदेलखंड के चंदेल। ठीक है, बुंदेलखंड के चंदेल। इस वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी। किसने की थी? नन्नुक ने। ठीक है, और फिर इस वंश का महत्वपूर्ण शासक होता है आपका यशोवर्मन। इसने खजुराहो में विष्णु को समर्पित चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था। तो खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था आपके यशोवर्मन ने, जो कि बुंदेलखंड का चंदेल वंशी शासक था। ठीक है, फिर अगला जो आपका महत्वपूर्ण शासक होता है वो होता है परिमल या परमादिदेव। इसके शासनकाल में दो प्रसिद्ध योद्धा होते हैं जिनके नाम थे आल्हा और ऊदल। जो भी बुंदेलखंडी साइड के हमारे स्टूडेंट होंगे या फिर यूपी के होंगे, उन्होंने आल्हा ऊदल की कहानियाँ ज़रूर सुनी होंगी। सो आल्हा ऊदल परिमल देव के या परमादि देव के आश्रम में रहते थे और पृथ्वीराज चौहान से महोबा की रक्षा करते हुए इन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। ठीक है, तो आल्हा ऊदल किसके शासनकाल में थे? परिमल या परमादि देव के शासन में थे। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम बात करते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण वंश की, जो कि रहता है आपका बंगाल का पाल वंश। इसकी स्थापना गोपाल ने की थी और इसका बाद जो आपका महत्वपूर्ण शासक होता है वो होता है धर्मपाल। धर्मपाल बौद्ध धर्मानुयायी था और इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। फिर अगला महत्वपूर्ण शासक होता है आपका रामपाल। इसके शासनकाल में कैवर्तों का विद्रोह होता है। किसका विद्रोह? कैवर्तों का विद्रोह। और इस विद्रोह की जानकारी हमें संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामपाल चरित पुस्तक से मिलती है। नंदी द्वारा रचित रामपाल चरित पुस्तक में। तो पाल वंश जो कि बंगाल का था, इनके इन 3 शासकों के बारे में आपको बिल्कुल से पता होना चाहिए। इतनी जानकारी आपको इस वंश की होनी ही चाहिए। फिर अगर हम बात करें अपने अगले महत्वपूर्ण वंश की, जो कि चेदी राजवंश होता है। इस राजवंश को त्रिपुरी के कलचुरी वंश के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसकी स्थापना कोक्कल प्रथम ने की थी और इसने कन्नौज के प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित किया था। कोक्कल प्रथम के बाद कोक्कल द्वितीय अगला महत्वपूर्ण शासक होता है और इसने गुजरात के चालुक्य वंशी शासक चामुंडराज को हराया था। कोक्कल द्वितीय के बाद बात आती है गांगेय देव की और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और अंग, उत्कल, प्रयाग जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं पर अधिकार कर लिया था और पाल शासकों से काशी मीन्स वाराणसी को छीन लिया था। ठीक है, तो चेदी राजवंश के इन 3 शासकों के बारे में आपको बिल्कुल से पता होनी चाहिए। इनको क्या कहा जाता है, इनके जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, इन सभी को 1 से 2 बार रिपीट करेंगे तो एग्ज़ाम में जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनको तुरंत सॉल्व कर सकते हो, तुरंत उसको टिक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक जितनी भी वंशों के बारे हम लोगों ने पढ़ा, इन सभी को आप लोग 1 से 2 बार रिवाइज करोगे तो सारी चीज़ें आपको एक स्टोरी की तरह क्लियर हो जाएंगी। तो आज का क्वेश्चन हम लोग के सामने आता है कि खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत और चंदेल राजपूत। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है। और अपने फीडबैक्स को आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं, जिससे मुझे आगे आने वाले और वीडियोज़ में बनाने के लिए और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।